हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन में किस प्रकार इलेक्ट्रिक इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है और इसी प्रकार पूरा संदेश जो है हमारे बॉडी में कैसे फ्लैक्चुएट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो हर बार की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करना। तो ह्यूमन ब्रेन के जो मेन सेक्शन है, पहले सेक्शन की बात करेंगे हम एंड देन इनके डिवाइड यानी इनके क्लासिफिकेशन को, जैसे सेरेब्रम, सेरेबेलम, जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन हम लोग पढ़ते हैं जिनसे कि क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एग्जाम में, वो सभी चीज़ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वो सारी चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं या न्यूरॉन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ह्यूमन ब्रेन ये है ब्रेन का सेक्शन, ठीक है। और ये जो ब्रेन वाला सेक्शन दिख रहा है ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक साइड वाला पार्ट है। जब किसी मनुष्य का खोपड़ी खोल के देखेंगे तो आपको ऊपर से कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसमें से कि दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच से एक लाइनिंग जैसा दिख रहा है और इसमें एक लेफ्ट सेक्शन दिख रहा होगा और ये राइट सेक्शन दिख रहा होगा। दरअसल ये सेक्शन में बटा हुआ ही है, इनको आप खोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ दूर तक आपको ब्रेन का सेक्शन खुला हुआ दिखाई देगा। अब जो दो सेक्शन बटे हुए हैं, एक लेफ्ट सेक्शन एंड राइट सेक्शन, दोनों सेक्शन का जो कैपेबिलिटी होता है, जो उसकी एबिलिटी होती है, वो दोनों का अलग अलग है। जैसे आप लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में आपका जितने भी लॉजिक से रिलेटेड आप चीज़ देखते हो या सोचते हो, जितने भी लॉजिक हो गए, जितने भी आइडियाज़ आपके मन में आते हैं, जो भी आप एनालिसिस करते हो, आप जिस भी चीज़ की ट्रेनिंग करते हो या किसी फैक्ट के बारे में सोचते हो, तो वो सभी चीज़ें जो कंट्रोल होती है, जो हमारे ब्रेन में चल रही होती है, तो वो हमारे लेफ्ट वाले सेक्शन में चल रही होती है, यानी लेफ्ट हेमिस्फेयर में। तो ब्रेन के दो सेक्शन है, मैंने बताया, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। राइट हेमिस्फेयर को दरअसल हम लोग कल्चरल रूप से भी जानते हैं बेसिकली, क्योंकि जो राइट वाला सेक्शन है, इसको अगर आप गूगल में आप करके देखो तो जो राइट वाला सेक्शन आपको कलरफुल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो राइट वाला सेक्शन है, आपको राइट वाले सेक्शन में आपकी क्रिएटिविटी को ये डिनोट करता है, यानी आप जो भी क्रिएटिविटी करते हो वो हमारे राइट ब्रेन के कारण ही होता है। राइट ब्रेन में ही वो सारी बातें चल रही होती, क्रिएटिविटी की जो भी क्रिएशन हमारे माइंड में चल रहा होता है वो राइट हेमिस्फेयर में ही चल रहा होता है, यानी राइट हेमिस्फेयर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो हम लोग जो भी इमेजिनेशन करते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, पेंटिंग ऐसे बना लूँगा, पेंटिंग वैसे बना लूँगा, इनको इनसे लगा के देखो तो क्या होगा, वो करके देखो तो कैसे होगा, तो जितनी भी इमेजिनेशन है, क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है और आर्ट, वो सारे आपके राइट वाले सेक्शन में मिलेगा। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा, जो ब्रेन है हमारा वो दो सेक्शन में बटा हुआ है। आप खोल के भी देखेंगे किसी के ब्रेन को तो आपको दो सेक्शन दिखाई देगा, एक लेफ्ट सेक्शन एंड एक राइट सेक्शन दिखाई देगा। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, दो चीज़ ऐसा याद रखिएगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये सारा पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएगा। जो आपका लेफ्ट वाला सेक्शन है, एल से लेफ्ट होता है, तो एल से आप लॉजिक याद रख लीजिएगा। इनसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर लॉजिक की बात कर रही है तो आइडियाज़ लॉजिक में ही आते हैं। हम लोग जो कोई भी एनालाइज करते हैं, अगर आपके पास कोई लॉजिक नहीं तो आप कोई किसी भी चीज़ का एनालाइज नहीं कर सकेंगे। हम लोग कोई भी चीज़ ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके लिए लॉजिक की जरूरत पड़ती है। अगर लॉजिक नहीं है तो किसी भी चीज़ का आप कितना भी ट्रेनिंग ले लें आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। और जितना भी क्रिएटिविटी है, जो आर है, आर को अगर आर्ट अगर बोलें और आर बोलें तो सिमिलैरिटी साउंड आता है दोनों से, आर और आर्ट में। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि जो राइट हेमिस्फेयर है वो आर्ट के लिए है। तो अगर आर्ट होगा किसी बच्चे में तो उनमें क्रिएटिविटी होगी, तभी आर्ट कर सकेगा वो, यानी क्रिएशन होगा, उसमें क्रिएशन करने की कैपेबिलिटी होगी, उसमें उसके माइंड में क्रिएशन की जो है कि ये चल रही होगी, इमेजिनेशन जो हो रहा होगा वो उसी में होगा, इसमें आर्ट के जो है कि गुण आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो होते हैं हमारे राइट हेमिस्फीयर में। तो दरअसल ये बेसिक सेक्शन था, क्योंकि इनसे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सेक्शन उठाया, क्योंकि साइंस से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं बेसिकली तो उसमें डीप थोड़ा सा अगर पूछ सकता है। अब मेन सेक्शन में चलते हैं। इन सेक्शन के बस हम लोग नाम जान लेंगे कि ये जो सेक्शन है इसके नाम कभी कभार पूछ दिया जाता है। बस आपको फ्रंट और बैक के अकॉर्डिंग इनको याद करना है। अगर आप बस एक बार देख लो, अगर आप याद नहीं भी करती हो, अगर आपके मन में मोटा मोटी रहे तो आप ऑप्शन देखिए, आप उसको ये कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो या फिर राइट टिक कर सकते हो। जैसे ब्रेन का ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो, ये लगा हुआ, ये सबसे नीचे वाला, ये वाला सबसे नीचे वाला, ये सबसे नीचे, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है सबसे नीचे जो जा रहा है नीचे, ठीक है। और ये इससे पता चलता है कि ये वाला साइड ये बैक का है और ये फ्रंट का साइड। अब देखिए, जब फ्रंट की बात करें तो तीन सेक्शन में इसको बांटा गया है, ये बेसिकली ब्रेन को ऊपर वाले पार्ट को, जैसे कि एक ब्लू कलर से इनको ये मेंशन करता है कि ये है आपका फ्रंटल लॉब। और किस प्रकार याद रखना है ये भी मैं एक हल्का सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में मोटा मोटी रह जाएगी वो बात। और जो ये बैक सेक्शन आप देख रहे हैं इनको ओसिपिटल लोब बोलते हैं, ठीक है, इनको ओसिपिटल लोब बोलते हैं। और अगर बात करें फ्रंटल लोब और ऑसिपिटल लोब के बीच वाले सेक्शन का क्या नाम है, तो इसे हम लोग पैरिटल लोब कहते हैं। अब ये तीनों सेक्शन की जो नीचे वाला सेक्शन है
इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल लोब। अब इनको याद कैसे रखें मोटा मोटी, तो इनसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंटल लोब, और अगर बैक की बात करें तो बैक कैसे याद रहेगा, तो याद करो आप, अगर कोई आपसे अगर कोई सवाल पूछते, जरा दरअसल रिलेशन में ऐसा होता है कि अगर जब हम लोग छोटे थे तो कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई भी रिलेटिव हमसे कोई सवाल करता था और हमें उनका आंसर नहीं पता होता था, तो वो क्या करते थे, हमारे पीछे टपली मार देते थे। जो टपली मारते थे उसके बाद हम लोग अचानक से रिप्लाई क्या देते, ओ आई सी। इनसे हमें याद रहेगा कि पीछे यानी टपली मारना, और हम लोग क्या बोलते थे, ओ आई सी। तो ओसिपिटल इस प्रकार आपको याद रहेगा। फ्रंटल लोब, फ्रंट में है फ्रंटल लोब, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। और जो आपका पीछे है ओसिपिटल लोब, और फ्रंट और ओ के बीच यानी ओसिपिटल के बीच आपका पैरेटल लोब है, और इन तीनों के नीचे आपका टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन सेक्शन में, जिससे कि क्वेश्चन भर भर के आते हैं हमारे एग्जामों में। ठीक है, अगर ब्रेन वाले सेक्शन से एग्जाम में आते हैं तो खास करके अभी चूंकि सामने में बीपीएससी टीआरई 3.0 टीचर का एग्जाम है, और साइंस वाले सेक्शन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चे को पता होगा, लेकिन अभी मैं इससे और भी डीप बताऊंगा, क्योंकि साइंस वाले सेक्शन में सिर्फ आउटर सेक्शन ही नहीं बताऊंगा, थोड़ा इसके अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा डीप में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है, ये तो आपको यहाँ तक पता ही होगा। एक फोर ब्रेन जिसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, और एक मिड ब्रेन जिनको हमें मध्य मस्तिष्क भी बोलते हैं, और जो पीछे वाला सेक्शन जिनको हिंड ब्रेन बोलते हैं यानी पश्च मस्तिष्क। तो हमारा ब्रेन बेसिकली 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। अब ये सेक्शन जो बटे हुए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनमें भी सेक्शन बना हुआ है, ये भी सेक्शन में बटे हुए हैं, जिनसे क्या होता है हमें पढ़ने में आसानी होती है। ऐसे बेसिकली फोर ब्रेन जो भी कैरेक्टर सेरेब्रम को होंगे, जो भी आपकी फैसिलिटी ओल्फैक्टरी लोब्स को होंगे, डायनसेफेलॉन को होंगे, वो डायरेक्टली फोर ब्रेन करके भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका सेरेब्रम का, अगर आपसे ऑप्शन में सेरेब्रम ना देख के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन क्वेश्चन में देता है, तो आपको ये बेसिकली याद होना चाहिए कि ये तीनों सेक्शन किस में आ रहे हैं, फोर ब्रेन में आ रहे हैं कि मिड ब्रेन में आ रहे हैं कि या फिर हिंड ब्रेन में आ रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से रट जानी है। ठीक है, देन आगे जो मैं बताऊंगा उनको आपको बस ध्यान रखना है, आप सुनोगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखो। तो जो हमारा फोर ब्रेन है, बेसिकली हमारे ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा जो सेक्शन है बड़ा वाला, वो हमारा 85% जो है फोर ब्रेन नहीं है। 85% जो है ना हमारे ब्रेन का सेक्शन, जब आपको काट के देखेंगे, मैंने बताया था राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, जब उसको आप बीच वाले सेक्शन से हटाओ के देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का सेक्शन दिखाई देगा। जब आप बीच वाले सेक्शन, मैंने बताया ना, हटाओगे तो इस प्रकार का सेक्शन दिखाई देगा आपको, और इस प्रकार के सेक्शन के अंदर तब आप भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में देखेंगे इसमें। तो जो 85% जो आप ये वाला सेक्शन देख रहे हो, ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ये आपका फोर ब्रेन में ही आते हैं। अब फोर ब्रेन में ये सारे पार्ट कौन कौन से सेक्शन में आते हैं, तो इसको बांट दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया ताकि आसानी हो। जैसे जो हमारा ओल्फैक्टरी लोब है, ये हमारा फोर ब्रेन वाले सेक्शन में आते हैं, यानी फोर ब्रेन वाले सेक्शन में आते हैं ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायनसेफेलन। बेसिकली फोर ब्रेन के 3 सेक्शन है। एक है आपका ये सेरेब्रम, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन दिख रहा है आपको, जो ये अखरोट की तरह सबसे बड़ा सेक्शन, ये है आपका सेरेब्रम। ठीक है, और उसके बाद है आपका डायनसेफेलन। डायनसेफेलन बेसिकली ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका डायनसेफेलन। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा है यहाँ पे आपका ओल्फैक्टरी लोब। जो ओल्फैक्टरी लोब है आपको अंदर की ओर दिखेगा, ये छोटा सा सेक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, वो मैं अभी अंदर आपको डायग्राम एक दिखाऊंगा, वहां पे आपका ओल्फैक्टरी लोब भी दिख जाएगा। जब अभी जस्ट हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे तो अंदर वाले सेक्शन में भी जाएंगे हम लोग, तो फिर आप वहां पे देख सकते हैं। तो बेसिकली जान गए आप कि ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायनसेफेलन। तो जो सबसे बड़ा वाला सेक्शन है ये है आपका सेरेब्रम, और ये फोर ब्रेन का भाग है। जो आपका ये हाइपोथैलेमस और ये डायनसेफेलन वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कहलाता है डायनसेफेलन, और डायनसेफेलन का जस्ट नीचे वाला भाग जो बीच का है ये वाला, ये कहलाता है आपका ओल्फैक्टरी लोब। तो ये 3 सेक्शन हो गए फोर ब्रेन के। अब जो आपका डायनसेफेलन वाला सेक्शन है, डायनसेफेलन वाले सेक्शन में आप थैलेमस को भी देखेंगे, और डायनसेफेलन वाले सेक्शन में आप हाइपोथैलेमस को भी देखेंगे। तो जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन थैलेमस है, और ये वाला सेक्शन है आपका हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो ये आपको दिख रहा है लुड़ी जैसा, बेल के जैसा, यही इससे जुड़ा हुआ रहता है हाइपोथैलेमस से, जिसका हमने पीछे वाला वीडियो बनाया था एंडोक्राइन सिस्टम वाला, उसमें हमने इसके बारे में अच्छे से चर्चा किया था कि क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं या रेगुलेट होते हैं। ओल्फैक्टरी लोब का क्या क्या काम है। जो ओल्फैक्टरी लोब है, ओल्फैक्टरी लोब का क्या होता है, ये सूंघने का काम करता है, यानी हमारे नाकों से जुड़ा हुआ रहता है ये ओल्फैक्टरी लोब। आगे मैं दिखाऊंगा कि कहां पे जुड़ा हुआ रहता है ब्रेन में। जो ये ओल्फैक्टरी लोब जो हमारे नाकों के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, नाक में हमारे जो रिसेप्टर लगे होते हैं वो जाके ओल्फैक्टरी लोब से जुड़े हुए होते हैं। जो हम लोग जितने भी सुगंध सूंघते हैं, खाने पीने की जितने भी सुगंध आते हैं, भिन्न भिन्न भांति के जो सुगंध होते हैं खाने के, वो सारा सुगंध हमारे ओल्फैक्टरी लोब के थ्रू ही हमारे ब्रेन में जाता है, जिससे हमारे ब्रेन में ये संदेश पहुंचता है कि आज मम्मी ने मैगी बनाई है, आज मम्मी ने फिश करी बनाई है, या आज मम्मी ने चिकन करी बनाई है। तो कैसे पहुंचता है, ये ओल्फैक्टरी लोब के थ्रू ही हमारे ब्रेन में पहुंचता है। ठीक है, तो इनका बस यही काम था।
अब आ जाते हैं सेरेब्रम का। सेरेब्रम सबसे बड़ा सेक्शन है। अगर बड़ा सेक्शन है तो काम भी इनका बड़ा ही होगा। अगर ये बड़ा सेक्शन है तो इनका काम भी बड़ा होगा। तो इनका काम क्या है, जितना भी हम लोग बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, यानी थिंकिंग हो गया, आपके मन में जो भी थॉट आते हैं, जो आप एनालाइज करते हैं, जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी आप दिमाग लगाते हैं, पचरा में पढ़ते हैं, ये सभी चीजें आप इंटेलिजेंस, ये सभी सेरेब्रम से ही कर पाते हैं हम लोग। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप स्पीच दे रहे हो, आप कुछ भी इमेजिनेशन कर रहे हो, जो भी आप इन्वेंट कर रहे हो, आप साइंटिस्ट, आप इन्वेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी भेजे की जरूरत है। तो भेजे के कौन सा सेक्शन मदद करता है, तो सेरेब्रम ही मदद करता है। तो ये सभी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्पीच, ये सभी चीजें में कौन हेल्प करता है, हमारे ब्रेन का कौन सा सेक्शन, तो सेरेब्रम। याद रखिएगा, सेरेब्रम ही हमें सेक्शन करता है। थिंकिंग, रीजनिंग, थॉट, एनालाइज, स्पीच, ये सभी चीजें, इमेजिनेशन, ये सभी इसी में करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट किसमें, आपका डायंसेफेलन में। डायंसेफेलन में आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। जो ये वाला सेक्शन है इसी को बोलते हैं डायंसेफेलन, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी टेम्परेचर, भूख, प्यास, इमोशन, सुख दुख, ये सभी चीज़ें का सेंटर्ड होता है हमारा हाइपोथैलेमस। जितने भी प्यार करने वाले एक दूसरे के पीछे मरते हैं, इमोशंस में पड़ते हैं, ब्रेकअप, दुखी मन, ये सभी कहाँ से कंट्रोल होता है, आपके हाइपोथैलेमस से। और जो हमारा थैलेमस है, ठीक है, वो जो हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें कोई दर्द होता है, हमें जो नींद लगती है, तो वो सभी का सेंटर कहाँ है, आपका थैलेमस में। तो बेसिकली डायंसेफेलन में यही थे, थैलेमस हाइपोथैलेमस में, जिसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिड ब्रेन का। जो मिड ब्रेन वाला भाग है वो हमारे ब्रेन के इस वाले सेक्शन में दिखेगा आपको। जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये वाला सेक्शन है मिड ब्रेन। लेकिन हमें सिर्फ यहीं से कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें अंदर वाले, इसके जो अंदर है, इसके अंदर अंदर वाले सेक्शन को देखना होगा, तब हम मिड ब्रेन को काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मिड ब्रेन के अंदर वाले सेक्शन को देखते हैं। जो मिड ब्रेन का जो ये वाला सेक्शन है, ये सारे अंदर का सेक्शन, हमने जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में जो देखा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, वो जस्ट इस वाले पूरे ब्रेन का ऊपर वाले सेक्शन को हमने देखा। और अभी जो हम देख रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट, यानी उसके अंदर का। अभी तक हमने ऊपर का देखा था और जस्ट अभी अंदर का देखा, क्योंकि हम लोग अभी मिड ब्रेन पढ़ रहे हैं और मिड ब्रेन के कुछ सेक्शन अंदर के बारे में हम समझेंगे, तभी हमको समझ में आएगी। जो मिड ब्रेन वाला सेक्शन है, जो इसके अंदर आपको एक्स टाइप का सेक्शन दिखेगा। आप बेसिकली आप गूगल में देखो सर्च करके, या फिर आप किसी भी बुक में देखोगे, जब आप अंदर के सेक्शन को पढ़ोगे तो अंदर में आपको एक्स टाइप का सेक्शन दिखेगा। जो आप येलो कलर का ये देख रहे हो सेक्शन, ये वाला सेक्शन, और ये जो थोड़ा सा कट गया है, यानी ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन अंदर पूरा एक्स टाइप का बना हुआ है। ओके, ये वाला सेक्शन जो अभी दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ा हुआ रहता है, हमारे जो आंख में होता है लगा ऑप्टिकल फाइबर, उसी से जुड़ा हुआ रहता है। यानी चूंकि ये ब्रेन का आगे का पार्ट है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, फ्रंटल लोब। और आपको पता होगा कि हमारी आंखें हमारे आगे ही लगी होती है। हमारी जो गोल गोल गोटी जैसी आंखें होती है, यहाँ पे गोल गोल गोटी जैसी दो आंखें लगी हुई होती है, और आंख में जो ऑप्टिकल नर्व लगा हुआ होता है, वही आंखें आपका किससे जुड़ा हुआ रहता है, यही ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ रहता है, यही ऑप्टिक नर्व से। और जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो वो संदेश हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही हमारे ब्रेन में आता है। जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, येलो वाला, ये वाला सेक्शन जिसपे मैं चला रहा हूं रेड डॉट, यही है आपका ऑप्टिक नर्व। और इसी के थ्रू हमारे आंखों से जो भी चीजें हम देखते हैं, वो संदेश हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और उसके बाद जो अंदर वाला आप ये सेक्शन देख रहे हैं, दो जो एंटीना वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन दरअसल फोर ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ये वाला येलो वाला सेक्शन जो एंटीना देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, ये दरअसल फोर ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यही है ओल्फैक्टरी नर्व। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका फोर ब्रेन है, 3 सेक्शन में बटा हुआ है फोर ब्रेन। यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया था, जो आपका फोर ब्रेन है वो ओल्फैक्टरी लोब होता है, पहला बताया था। यही ओल्फैक्टरी लोब, यही है ओल्फैक्टरी लोब, यानी ओल्फैक्टरी नर्व से ही जुड़ा हुआ रहता है। वो ओल्फैक्टरी लोब इसी ओल्फैक्टरी नर्व से जुड़ा हुआ रहता है। और यही नर्व आगे जाके हमारे नाकों में लगा हुआ रहता है, नाकों में घुसेड़ा हुआ रहता है। ये दो मजाक किए, ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये हमारे नाकों में लगा हुआ रहता है। और हम यहाँ पे नाक रहता है और 2 आंख रहता है, गोल गोल अखरोट जैसे, 2 आंखों से संदेश पहुंचता है इसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और जो नाकों से सूंघते हैं हम लोग, वो इसी ऑल्फैक्टरी नर्व के होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये वाला सेक्शन था ब्रेन का। दरअसल बेसिकली जो हमारा मिड ब्रेन है, इससे विजन और हियरिंग, यानी हम लोग सुनने और देखने की जो कंट्रोलिंग पावर होती है, वो हमारे मिड ब्रेन में होती है। जो हम लोग देखते हैं और जो हम लोग सुनते हैं, उसका कंट्रोलिंग पावर हमारे मिड ब्रेन में होता है। अब हम लोग हिंड ब्रेन को देख लेते हैं। जो हमारा हिंड ब्रेन है बेसिकली 3 सेक्शन में बटा हुआ है, कहीं भी आप पढ़ोगे, लेकिन दरअसल हिंड ब्रेन को 2 सेक्शन में बटा गया। एक सेक्शन ये, ए सेक्शन ये। जिस प्रकार डायंसेफेलॉन उसी प्रकार ये भी एक सेफेलॉन है, मेटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। तो जो मेटेनसेफेलॉन है उसी का 2 पार्ट है, सेरेबेलम और पूंस मेरुला है। और जो आपका माइलिनसेफेलॉन है, इसका भाग है आपका मेड्यूला ऑब्लांगाटा।
जो आपका सेरेबेलम है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली बॉडी बैलेंसिंग में काम आता है। ये हमारा जो बॉडी संतुलन में रहता है, बैलेंस में रहता है, वो सेरेबेलम की ही वजह से होता है। और हम जो भी अटेंशन कर पाते हैं, किसी भी काम में अटेंड कर पाते हैं, अटेंशन में रहते हैं, खड़े रह पाते हैं या फिर बैलेंस से चल पाते हैं, उसके पीछे सेरेबेलम ये है। ठीक है, तो बेसिकली यही काम होता है। और जो भी व्यक्ति शराब पी के नशे में है तो उनका सेरेबेलम वर्क नहीं कर पाता, जिस वजह से देखेंगे कि उनका बॉडी बैलेंसिंग में नहीं रह पाता। और शराब पिया हुआ व्यक्ति, नशे में जो धुत है व्यक्ति, उनका सेरेबेलम सही से वर्क नहीं कर पाता, जिस कारण वो लड़खड़ा के चलता है। तो सेरेबेलम कहीं वजह से होता है वो। अब देख लेते हैं पोन्स मेरुला है। इसका बेसिकली आप इनवॉलंटरी वर्क और वॉलंटरी वर्क दोनों में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी को हिंदी में ऐच्छिक या अनैच्छिक बोलते हैं। ठीक है, जो अपनी इच्छा से कंट्रोल में होता है उसको ऐच्छिक कहते हैं, जो अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते उसको अनैच्छिक कहते हैं। ठीक है, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा पोन्स मेरुलाe रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसका जैसे एग्जाम्पल में देता हूं, जैसे कि हम लोग रेस्पायरेशन कर रहे हैं, वो क्या हुआ, एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक, अब जो ऐच्छिक है यानी वॉलंटरी, जैसे कि भोजन निकल रहा है, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, हम चाहे तो ना निकले। ठीक है, मूत्राशय नियंत्रण, फेस एक्सप्रेशन, ये सभी चीजें आपका पोन्स मेरुलाe के इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेडुला ऑब्लांगटा का, जो माइनसेफेलोन का सेक्शन है। मेडुला ऑब्लांगटा, जो मेडुला ऑब्लांगटा, ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये है मेडुला ऑब्लांगटा। जो हमारा मेडुला ऑब्लांगटा है, ये दरअसल अनैच्छिक, ये ऐच्छिक नहीं, सिर्फ अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी, जो अपनी इच्छा में नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे उल्टी हो गया, बीपी हो गया यानी ब्लड प्रेशर हो गया आपका, हमारे मुंह से लार आना, खांसना, छींकना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो कि कौन किसके इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मेडुला ऑब्लांगटा। ठीक है, तो हमारे में जो उल्टी, बीपी, लार आना, खांसना, छींकना, ये बेसिकली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मेडुला ऑब्लांगटा। और पोन्स मेरुला का मैंने बता दिया, दोनों इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। ध्यान में रखिएगा, मैं जो भी बातें बोलता हूं आप चाहो तो आप कॉपी में उसको नॉक डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब है आपका, ये तीनों चीजें हम लोगों ने देख ली। कौन सा, जो हिंड ब्रेन है, सेरेबेलम के बारे में, पोन्स मेरुलाe और मेडुला ऑब्लांगटा के बारे में हमने ब्रेन के बारे में देख लिया। अब हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे दिमाग तक कोई भी मैसेजेस पहुंचते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही पहुंचते हैं, क्योंकि जो भी संदेश होते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ये न्यूरॉन्स के थ्रू जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो इसीलिए न्यूरॉन्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ ऐसे लेंथी क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिनसे हम जानते हुए भी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि इनको समझना सबसे बड़ा क्रिटिकल थिंग है। क्योंकि ये वाला बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते आए 9th-10th में कि जो ऊपर वाले सेक्शन को साइटोन कहते हैं, नीचे वाले सेक्शन को एक्सोन कहते हैं, और इसी के थ्रू जो है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूरे बॉडी में फैलता है। बट हमने डीप जानने की कोशिश नहीं की कि किस प्रकार एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स तक जो है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफर करता है, एंड देन जो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है हमारे मस्तिष्क तक पहुँचता है। तो यहाँ से काफ़ी ध्यान से देखिएगा और काफ़ी ध्यान से सुनिएगा भी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है न्यूरॉन्स, और इसका जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, और साइटोन के नीचे वाले सेक्शन को बोलते हैं एक्सोन, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। अब है कि जो ये साइटोन वाले सेक्शन है उससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, अब सेल की बात करा मैंने, क्योंकि ये न्यूरॉन एक सेल है। अब सेल है तो सेल में सेल ऑर्गेनेल्स तो होंगे ही। ठीक, तो अगर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे तो हम उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम न्यूरॉन्स में सेल ऑर्गेनेल्स को सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो सेल है ये वाले सेक्शन में साइटोप्लाज्म भी होंगे। ठीक है, अब जो इस वाले सेक्शन में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएंगे, आपको राइबोसोम मिल जाएंगे। तो इन सबको बेसिकली अगर मैं पूछूँ तो क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कोशिकांग है। ठीक है, बट इसमें जो है आपका स्पेशली न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, इस वाले सेल में जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है यानी कोशिकांग है, वो ग्रैन्यूल्स के रूप में यानी कण के रूप में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस सेल ऑर्गेनेल्स को सेल ऑर्गेनेल्स ना बोल के नेसेल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। बिकॉज क्या है ना कि इसमें जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, जो भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग है, जो भी मिल रहे हैं, जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर हाथ, पाँव, किडनी, लीवर, ये पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये न्यूरॉन्स है, तो इसके अंदर भी इसको फंक्शनाइज करने के लिए, यानी इनका जो फंक्शन होगा, जो भी उसको कार्य करने के लिए, उसको जेनरेट करने के लिए इसके अंदर अंग होंगे, यानी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। बट यहाँ पे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ना जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कण के रूप में होते हैं, यानी ग्रेन्यूल्स के रूप में रहते हैं। इसीलिए हम इसे नाम देते हैं नेसेल्स ग्रेन्यूल्स। तो ये क्वेश्चन आ जाता है
कि नेसेल्स ग्रेन्यूल पाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, नेसेल्स ग्रेन्यूल्स को क्या से क्या समझ लेते हैं और क्या से क्या टिक कर देते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि नेसेल्स ग्रेन्यूल भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स ही है, बट ये नेसेल्स ग्रेन्यूल्स हमारे न्यूरॉन सेल में पाया जाता है। ये पूछा जाएगा कि नेसेल्स ग्रेन्यूल कौन से सेल का पार्ट है, तो आप के लिए ऑप्शन में दे देगा न्यूरॉन्स, आपका ऑप्शन में दे देगा प्लांट सेल, आपके ऑप्शन में अदर अदर दे देगा। तो आपको राइट आंसर टिक करना है कि नेसेल्स ग्रेन्यूल्स न्यूरॉन्स के भाग होते हैं। हाँ, ये आपको डिसाइड करना है नेसेल्स ग्रेन्यूल ह्यूमन में पाए जाते हैं या फिर प्लांट में पाए जाते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं मे बी, तो आपको ये डिसाइड करना है। ये नेसेल्स ग्रेन्यूल्स न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं और न्यूरॉन्स हमारे ही बॉडी में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि नेसेल्स ग्रेन्यूल हम मानवों में होता है। तो नेसेल्स ग्रेन्यूल्स का समझ गए, तो नेसेल्स ग्रेन्यूल्स से क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने ये नेसेल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में बताया। अब नेसेल्स ग्रेन्यूल्स में बेसिकली देखा जाए तो क्या क्या आपका कोशिका और द्रुमाशय वगैरह होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके एक्सॉन की। ये वाला सेक्शन को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन में जो बीचों बीच गया हुआ है, ये येलो कलर का सेक्शन, ये वाला सेक्शन अभी मत दिखिए ग्रीन, ये जो बीचों बीच गया है इसको हम लोग बोलते हैं आपका एक्सॉन। अब इसी एक्सॉन के ऊपर जो आपका एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है बीच बीच में, देखिए यहाँ पे लेयर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे लेयर चढ़ा हुआ, इन लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, और इसी माइलिन सील के अंदर ये जो गोटी गोटी जैसा दिख रहा है जो कि अंदर होना चाहिए बेसिकली, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका। और श्वान कोशिका अंदर होना चाहिए, बाहर है। श्वान कोशिका के ऊपर होता है आपका माइलिन आवरण। तो याद रखिएगा, जो माइलिन आवरण, माइलिन क्या है, एक तरह का ये आवरण है जो श्वान कोशिका के ऊपर का लेयर होता है। ठीक है, अंदर श्वान कोशिका पाया जाता है और ऊपर आपका माइलिन का आवरण पाया जाएगा। ठीक है, अब जो ये माइलिन का शीथ है, आप देखिए यहाँ पे माइलिन शीथ है, यहाँ पे माइलिन शीथ है, यहाँ पे माइलिन शीथ है, इस लेयर को ही माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। अब माइलिन शीथ कहीं कहीं है तो कहीं कहीं बीच में गैप भी देखने को मिलेंगे आपको। जो आपको गैप देखने को मिलेंगे उसे बोलते हैं नोट ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये बात क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि जो नोट ऑफ रेनवियर है आपको किसके बीच देखने को मिल सकते हैं, तो कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ये राइट आंसर में देना है कि जो माइलिन शीथ है उनके बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, और ये नोट ऑफ रेनवियर एक्सॉन का भाग है। ठीक है, साइटोन भी ऑप्शन में दे देगा, एक्सॉन भी दे देगा, तो आपको बोलना है नोट ऑफ रेनवियर एक्सॉन का भाग। तो न्यूरॉन्स में आपने बेसिकली क्या देखा कि ऊपर के भाग को साइटोन कहते हैं, जिसमें नेसेल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स का यूज नहीं करेंगे, ओके ना, नेसेल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और जो एक्सॉन वाले सेक्शन में हमें आपका श्वान सेल देखने को मिलेंगे। श्वान सेल के ऊपर एक लेयर देखने को मिलेगा, जिस लेयर को माइलिन आवरण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हर माइलिन आवरण के बीच बीच में कहीं कहीं गांठ जैसा या गेप जैसा देखने को मिलेगा, उसको नोट ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे जाएंगे हम लोग, अगर नीचे जाते हैं हम लोग तो नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसी वाले सेक्शन से दूसरा वाला न्यूरॉन्स का ये जुड़ा हुआ था, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक लोब। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्टिक लोब। अब नीचे वाले सेक्शन को देख लेते हैं। जो नीचे वाला सेक्शन है ये जो लास्ट में यहाँ पे गोल गोल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक लोब। ठीक है, और इसी साइनेप्टिक लोब में आपको क्या मिल जाएंगे, साइनेप्टिक पुट्टिका मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है आपको साइनेप्टिक पुट्टिका मिल जाएंगे, और उसी पुट्टिका में केमिकल्स भरे हुए रहते हैं। ठीक है, और उसी पुट्टिका में केमिकल्स भरे हुए रहते हैं, और अगर उस केमिकल्स में हम आपके कोई मैसेज बोल दें, जैसे कि आपके कानों तक मैंने कोई खुशफुसाहट कर दी, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, दूसरे के कानों तक खुशफुसाहट करोगे जाके, यानी संदेश जो पहुंचाया मैंने आपके कानों तक बोला, आपने फिर दूसरे के कानों को बोला, तो आप वहां पे साइनेप्टिक पुट्टिका का काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप हो गए साइनेप्टिक पुट्टिका। ये है न्यूरॉन का सेक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी ये वाला मैंने एक इजी सा डायग्राम बस आपको समझाने के लिए लिया है। तो ये वाला जो मैंने सेक्शन बनाया है, ये वाला सेक्शन है आपका एक्सॉन। ठीक है, मैंने साइटोन का भाग नहीं लिया है, बस मैंने एक्सॉन को लिया है, क्योंकि मुझे बस ये दिखाना है आपको कि किस प्रकार जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। तो ये वाला सेक्शन है आपका न्यूरॉन के एक्सॉन, और ये है आपका साइनेप्टिक लोब। ठीक है, ये एरो जैसा है कर दिया मैंने, साइनेप्टिक लोब। ठीक है, और जब तक रेस्टिंग फेज मतलब क्या हो गया, जब तक आपके साथ कोई घटना नहीं हो रही है या फिर आप नॉर्मल हो, आपको कोई भी स्टिमुलस बाहर से नहीं मिले। स्टिमुलस यानी उत्तेजना, यानी अगर आपके मस्तिष्क में कोई भी खलबली तभी मचेगी जब आपके साथ कुछ घटना हो, जैसे आपको कोई मच्छर काट लिया अचानक से, कोई चींटी काट ले, तो आप पट से कैसे हाथों से मारते हो पाँव में, या फिर हाथ से आप अपने पाँव को क्या करते हो, मच्छर हो या कुछ
कुछ भी हटाने लगते हो तो कैसे, तो आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, तो वो जो आपका न्यूरॉन होता है उसमें एक स्टिमुलस मिलता है, फिर कैसे कैसे क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से फिर तीसरे, फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर हम लोग जो करते हैं वो चींटी को हटाते हैं या फिर किसी भी बॉडी ऑर्गन को क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि तुम ये करो। तो जब रेस्टिंग फेज में होता है हमारा न्यूरॉन, तो उसके न्यूरॉन के बाहर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि न्यूरॉन्स के बाहर रेस्टिंग फेज में कौन से चार्जेस होते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस बाहर होते हैं और नेगेटिव चार्जेस अंदर होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप न्यूरॉन का सेक्शन और डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो ये साइटोन है वहां पे आपको गेट देखने को मिलेंगे। गेट क्या, इस गेट का नाम है गेट प्रोटीन, ठीक है। गेट चैनल भी होते हैं, गेट प्रोटीन भी होते हैं, तो बेसिकली काम गेट प्रोटीन का ही है और सवाल भी इसी से आते हैं, इसीलिए मैंने बताया। तो जो एक्सॉन वाले पार्ट हैं इसमें कहीं कहीं गेट प्रोटीन होते हैं, यानी समझ लीजिए गेट ही समझ लीजिए, गेट होते हैं। अब गेट मतलब वो वाला गेट घर का मत समझ लीजिएगा, इसके जो गेट प्रोटीन होते हैं ये रास्ते वाला ही गेट है, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, रास्ते वाला ही टाइप का, यानी जो Na+ और K+ का एक गेट होता है जिसको गेट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और ये बंद होता है, बंद किसकी वजह से होता है, Ca++ चार्जेस की वजह से। Ca++ इसके पास भी होता है, Ca++ इसके पास भी लगा हुआ रहता है, इसीलिए गेट बंद होता है। और गेट बंद होता है तो ना पॉजिटिव चार्ज अंदर जा सकता है, ना नेगेटिव चार्ज बाहर आ सकता है। तो नॉर्मली दूसरा जो और एक गेट होता है, गेट चैनल, गेट, और वो सब क्या करते हैं, तब तक नॉर्मल पॉजिटिव को इधर से उधर करने का काम करते हैं, ठीक है। दरअसल तो जब अगर हमारे अंदर कोई स्टिमुलस मिलती है तो क्या होता है, ये जो Ca++ है जिसकी वजह से ये गेट बंद होता है Na+ और K+ का, ये क्या करता है, Na+ गेट को ओपन कर देता है, Na+ गेट को ओपन कर देता है, बट हाँ ये जो है आपका K+ गेट को क्लोज ही रखता है, ठीक है। सिर्फ Na+ गेट ओपन होता है, और जैसे ही Na+ गेट ओपन होता है तो Na+ क्या करता है, ज्यादातर Na+ चार्जेस को अंदर भेजने लगता है, ज्यादा से ज्यादा Na+ चार्जेस को, यानी पॉजिटिव चार्जेस को अंदर भेजने लगता है, और ज्यादा से ज्यादा Na+ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं Na गेट के थ्रू अंदर जाने लगता है। और इस प्रकार क्या होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं और बाहर नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। ये फेज आपका क्या है, ये उत्तेजना वाला फेज है, ठीक है। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग फेज, ठीक है, एक्साइटिंग फेज बोलते हैं। जो एक्साइटिंग फेज में आपका ये याद रखिएगा, अंदर पॉजिटिव चार्जेस फुल हो जाते हैं और बाहर नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव चार्जेस बढ़ती जाता है, बढ़ती जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि जो आपका साइनेप्टिक लोब है वहां के पास एक गेट होता है, जिस प्रकार हमने Na+ और K+ का गेट था, गेट प्रोटीन, उसी प्रकार यहां भी एक गेट होता है जिसको Ca+ प्लेट गेट बोलते हैं, जो कि बैगनी कलर का मैंने राउंड शेप बनाया। ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जाके उस गेट को ओपन कर देता है, Ca++ गेट को ओपन कर देता है, और जैसे ही Ca++ गेट ओपन होता है, आपका जितने भी बाहर Ca++ चार्जेस हैं वो अंदर जाने लगते हैं, और Ca++ चार्जेस जो है अंदर जाके ये वाला जो है आपका सिनेप्टिक पुट्टिका जो होती है जाके उनसे चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं। Ca++ क्या करता है, इनको धक्का मार मार के इनको बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल देते हैं यानी जो इसके कान में खुसफुसाता है Ca++ वही चला जाता है आपके दूसरे वाले, यानी यहाँ पे एक से दूसरे में चला जाता है, किसके थ्रू, तो साइनेप्स के थ्रू। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वाला जो बॉल शेप किनारे में दिखेगा उसको साइनेप्स बोलते हैं, एक से दूसरे में चले जाते हैं साइनेप्स के थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोग हैंड शेक करते हैं ना, उसी प्रकार साइनेप्स के द्वारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, और जो भी संदेश होते हैं आपके एक साइटोन से दूसरे इसमें आ जाते हैं, अब इससे फिर जाते हैं, इसी प्रकार फिर होता है। फिर रीपोलराइजेशन होता है। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, पहले देखिए यहाँ तो पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गए, अब पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गए तो हमेशा एक्साइटिंग स्टेज में तो रहेंगे नहीं। अगर पॉजिटिव चार्जेस अंदर है तो समझिए वो एक्साइटिंग स्टेज में है, और अगर पॉजिटिव चार्जेस बाहर है और नेगेटिव चार्जेस अंदर है तो समझ लीजिए वो नॉर्मल है, ठीक है, रिलैक्स मोड में या रेस्टिंग मोड में है आपका न्यूरॉन। तो हमेशा तो एक्साइटिंग स्टेज में नहीं रहेगा न्यूरॉन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे फिर से वापस नॉर्मल वाले स्टेज में लाना पड़ेगा। नॉर्मल वाले स्टेज में आ जाता है खुद ब खुद। तो कैसे आता है, उनके बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन फेज होता है। रीपोलराइजेशन होना मतलब फिर नॉर्मल वाले स्टेज में आ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो इस बार K+ गेट को ओपन कर देते हैं नेगेटिव चार्जेस, बट Na+ को क्लोज कर देते हैं। तो इनसे क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस फिर अंदर जाने लगते हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बाहर आने लगते हैं।
और इस प्रकार रिपोलराइजेशन होता है, जिससे सारा पॉजिटिव चार्जेस बाहर, सारा नेगेटिव चार्जेस अंदर जाते हैं और इस प्रकार सारा पॉजिटिव चार्जेस बाहर आ जाते हैं, फिर नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। तो के प्लस क्या करता है, नेगेटिव चार्जेस को ज़्यादा अंदर ले जाने की पावर होता है इसमें। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस अंदर जाने लगते हैं और इस प्रकार अंदर नेगेटिव चार्जेस फिर फुल हो जाते हैं और बाहर पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं और वो फिर नॉर्मल स्टेज में यानी रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये सिनेप्टिक नोड्स, ये साइनेप्स के थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाते हैं। ठीक है, ये वाला इनसे क्वेश्चन आता है किस प्रकार हमारे ब्रेन जो है हमारे इनवॉल्यूंट्री और वॉल्यूंट्री ऑर्गन के साथ अटैच्ड होते हैं, ये वाला सेक्शन समझना जरूरी था। तो ये है हमारा ब्रेन वाला सेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग सीएनएस भी बोलते हैं, और ये है हमारा स्पाइनल कोड। ठीक है, अब ये एक आपकी पूरे बॉडी में कहीं कहीं आपको वॉल्यूंट्री ऑर्गन होंगे, कुछ कुछ आपका इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन होंगे। तो जो इनवॉल्यूंट्री हो या वॉल्यूंट्री हो, उनसे जो नर्व ब्रेन तक जुड़ा हुआ रहता है, ये आपका एरो जो मैंने डिनोट किया है बैंगनी कलर का, ये एरो है आपका नर्व। अब इस नर्व को क्या बोलते हैं, इस नर्व को बोलते हैं सेंसरी नर्व। ठीक है, इस नर्व को क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। जो नर्व वॉल्यूंट्री या इनवॉल्यूंट्री के द्वारा हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग सेंसरी नर्व कहते हैं। ठीक है, और जो नर्व, ये अब ये वाले कलर से जो मैंने नर्व बनाया है, ये वाला नर्व, इनको मोटर नर्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नर्व हमारे वॉल्यूंट्री या इनवॉल्यूंट्री या वॉल्यूंट्री द्वारा हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम लोग मोटर नर्व कहते हैं। ओके ना, यानी आप ये समझ गए कि ब्रेन के द्वारा जो नर्व वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री से जुड़ा हुआ रहता है, उन्हें सेंसरी नर्व, और जो नर्व हमारे वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री के द्वारा हमारे स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ रहता है, उसे मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि जो हमारे बॉडी में जो वॉल्यूंट्री या इनवॉल्यूंट्री से हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्स या फिर कोई भी सूचना हमारे ब्रेन तक आता है, ठीक है, उन्हें एफेरेंट कहते हैं या उन्हें इफेरेंट कहते हैं। तो ये वाले सेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी के थ्रू हमारे ब्रेन्स तक आता है इम्पल्स, जो भी संदेश, जो भी खबर आते हैं, तो उनको एफेरेंट कहते हैं। ठीक है, उनको एफेरेंट कहते हैं, यानी एफेरेंट सेंसरी नर्व। और हमारे स्पाइनल कोड से जो भी संदेश हम जिस नर्व के द्वारा वॉलंटरी या इनवॉलंटरी में जाते हैं, उन्हें इफेरेंट कहते हैं, यानी इफेरेंट मोटर नर्व। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो एफेरेंट सेंसरी नर्व है, वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी से संदेश को हमारे ब्रेन तक लाता है, और जो आपका एफेरेंट मोटर नर्व है, वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी तक संदेश को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा और ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।